सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर नंबर 2 है, सेकेंड ईयर। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो चैप्टर लिमिट एंड फंक्शंस है और आज हम उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शंस को। तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल डिफाइन रिलेशन, देन वी विल डिफाइन फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, देन वी हैव रेंज एंड डोमेन, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो ये तमाम टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements of P and Q. That is from Q, P and P to Q. So हमारे पास P cross Q जो होगा वो ordered pair set होगा, जिसमें पहला वाला एलिमेंट P सेट से होगा, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होगा। सो ये जो एलिमेंट है ये P में से लेंगे और ये वाले एलिमेंट जो है Q में से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल P हमारे पास एक सेट है A B C और D, और Q जो है हमारे पास एक सेट है 1 2 और 3 और 4। सो ये दो सेट्स हैं, इन दो सेट्स को हम लेके चलेंगे और P क्रॉस Q फाइंड करेंगे पहले। तो P क्रॉस Q के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, A 1 हो जाएगा, B1 C1 और D1, या इसको हमने इस तरीके से किया हुआ है कि A1 A2 A3 एंड A4 हो गया, फिर B1 B2 B3 B4 आ गया। पहले वाले एलिमेंट P के, दूसरे वाले एलिमेंट Q के आ गए। नेक्स्ट हमारे पास C1 C2 C3 C4 हो जाएगा, D1 D2 D3 और D4 आएगा। और साथ में इसके यहाँ पे हमने ये रह गया C4 रह गया था इसमें, और C4 एलिमेंट भी आएगा साथ में। सो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू किया है और ताकि आपको आगे रिलेशन वगैरह में और फंक्शन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशन। सो व्हाट एक्चुअली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। तो अगर आपके पास जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है उसके अगर आप कोई भी सबसेट लेंगे, कोई भी सबसेट लेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, तो सबके सब रिलेशन P क्रॉस Q। सो अगर एक सेट के अंदर 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें जो रिलेशन बनेंगे वो पावर सेट्स के इक्वल बनेंगे। मीन्स कि आपके पास उनकी पावर n जो है जो पावर सेट का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 16 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 16 रिलेशन बनेंगे। तो जो भी सबसेट लेंगे, रिलेशन इज डिफाइंड एज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। तो कोई भी अगर आपने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल P और Q लिया है, सेट्स आप लास्ट स्लाइड में हमने देखे थे तो वही सेट ले रहे हैं। ए के अंदर P के अंदर एलिमेंट A B C D आ गए, Q में एलिमेंट 1 2 3 और 4 आ गए। सो फर्स्ट कर लेते हैं, A 4 से रिलेट हो रहा है, B 2 से हो रहा है, C 1 से हो रहा है और D जो है 3 से हो रहा है। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल R1 A4 B2 C1 एंड D3, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जो ये हमने डायग्राम बनाई है यहाँ पे वही उसको रिलेशन को यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया। तो ये रिलेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम एक और रिलेशन लेना चाहें तो R2 हो जाएगा। R2 में क्या आएगा, A2 B2 C2 और D2 हो जाएगा। ये भी हमने अपनी चॉइस से लिया है, ये R1 हो गया और R2 हो गया। इसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन कह रहे हैं। सो रिलेशन जो होते हैं वो लाजमी तौर पे नहीं है कि फंक्शंस भी होंगे, तो फंक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन की बेस पे। हमारा टॉपिक रिलेशन नहीं है, हमारा टॉपिक फंक्शन है। सो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बेसिकली P क्रॉस Q जो है हमने कैलकुलेट किया, रिलेशन जो है वो उसका सबसेट है। अब हम रिलेशन पे कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा।
So function की definition, function is a relation between a set of inputs and outputs. A set of outputs और permissible outputs. Basically जो आपके पास कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से अगर वो आउटपुट आ रहे हैं तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एक्जैक्टली वन आउटपुट। यानी जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो दोनों इसमें हमने एक्सप्रेस कर दिए। तो जो भी आपके पास फंक्शन है, रिलेशन है, अगर वो उसमें जो इनपुट्स हैं, जो पहला वाला सेट होता है वो इनपुट्स पे गिराता है, उसको डोमेन सेट बोलते हैं, और जो आपका आंसर आता है वो आउटपुट का सेट होता है, उसको रेंज बोलते हैं। सो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। सो आप जो सेट्स ले रहे हैं, सेट ए है, हमने लास्ट में अभी पी और क्यू लिया था, ए, और ये सेट बी है। ए से हम बी को रिलेट कर रहे हैं, ए के एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है। तो ये वाला सेट इनपुट का सेट कहलाएगा, ये वाला सेट आउटपुट का सेट कहलाएगा। अब ए को हमने 2 से रिलेट कर दिया, इसके 3 बातें होती हैं। ए इज रिलेटेड टू 2, ए इज मैप्ड ऑन 2, और इमेज ऑफ ए इज 2। सो तीनों बातों का एक ही मतलब है कि आपने सेट ए के एलिमेंट ए से 2 को रिलेट किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बी को 3 से रिलेट कर देते हैं, और सी को हमने 1 से रिलेट कर दिया। सो ये कहलाती है ए से बी पे मैपिंग। यानी ए के एलिमेंट को आप बी पे मैप कर रहे हैं। ए के एलिमेंट डोमेन सेट कहलाएंगे, और बी के एलिमेंट जिनसे आपका इमेज मिल रही है वो रेंज सेट कहलाएंगे, वो रेंज कहलाएगा। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं डेफिनेशन में कि let A and B be any non-empty sets mapping from A to B will be a function only when every element in the set A has one and only one image in set B. So function कब बनेगा, जब एक पहली कंडीशन तो ये है कि डोमेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए, और सबकी एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। अगर सबकी एक इमेज है और एग्जैक्टली यूनिक इमेज है तो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन कहलाएगा। सो इसके एग्जाम्पल, एक सेट है पी, और हमने वही एलिमेंट्स लिए हुए ए बी सी डी और 1 2 3। अब देखिए ये फंक्शन है या नहीं। ए 4 पे मैप हो रहा है, बी जो है 2 से मैप हो रहा है, सी 1 से हो रहा है, और डी जो है 3 से मैप हो रहा है। सो आप देखिए कि डोमेन सेट के अंदर, डोमेन सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स, ए बी सी और डी। तो ए बी, ए की इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी इमेज है, डी की भी इमेज है। सबकी इमेजेस एक एक है। एक तो सबकी इमेज है, और सबकी इमेज क्या है, वन है, ओनली वन है। सो डोमेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी यूनिक इमेज मिल रही है हमें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पी से क्यू में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जो पी से क्यू जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है, जो ये रिलेशन बनाया है, ये रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। R1 का रिलेशन दिया गया A4 B2 C1 और D3। तो ये R1 हो गया। इसी तरीके से R2 का हम लेंगे A2 B2 C2 और D2। अब ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन। ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की इमेज तो मिल रही है, और सबकी एलिमेंट की एक ही इमेज है। मतलब ये कहने का एक ही इमेज क्यों आ रही है, एक ही इमेज दोबारा नहीं आ रही। अगर फर्ज कर लेते हैं कि इसमें ये होता कि एक ही इमेज क्यों आ रही है और एक ही इमेज ही चली आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा ए है जिसकी इमेज 2 भी है और 3 भी है। सो ये नॉट पॉसिबल है, एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास मैपिंग हमने डिफाइन करी है, ये मैपिंग फंक्शन होगी। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको इससे और मजीद क्लियर हो जाएगी बात। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, हम यही एलिमेंट लेके चल रहे हैं थ्रू आउट लेक्चर में। 1 2 और 3 और 4 आ गया। सो फर्स्ट ए 4 पे मैप हो रहा है, बी 2 पे हो रहा है, सी 3 पे हो रहा है, डी 3 पे हो रहा है। तो देखिए इसमें जो मैपिंग पूरी है बेसिकली, ए की इमेज इस पे आ गई, 4 पे आ गई, बी की इमेज 2 पे आ रही है, सी की इमेज भी 2 पे आ रही है, और डी की इमेज 3 पे आ रही है। लेकिन ये फिर भी फंक्शन है, क्योंकि हमने जो देखना है, हमने वो डोमेन के एलिमेंट्स देखना है। हमने डोमेन के एलिमेंट्स को देखना है कि डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज सबकी है, ए की इमेज भी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है।
लेकिन किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है। सो नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है, ए बी सी और डी, वन टू और थ्री, ए फोर पे मैप हो रहा है, बी टू पे हो रहा है, सी वन पे हो रहा है और डी थ्री पे मैप हो रहा है। तो ये वाला फंक्शन भी फंक्शन है, इसमें भी आपके पास तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस ऑलरेडी मौजूद है। ए की इमेज वन फोर पे आ रही है, बी की इमेज टू पे जा रही है, सी की इमेज वन पे जा रही है और डी की इमेज जो है वो बेसिकली थ्री पे आ रही है। तो ये पी से क्यू जो है ये भी फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए के एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी, और नेक्स्ट हमने लिया वन टू थ्री फोर। सो ए की बी की इमेज फोर है, बी की इमेज टू है और सी की इमेज वन है, डी की इमेज थ्री है। अब ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया एग्जाम्पल नंबर थ्री जो है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि इसमें एक एलिमेंट ए ऐसा है जिसकी दो वजूहात है। एक एलिमेंट ए ऐसा है जिसकी इमेज नहीं है, जो किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा। तो डोमेन के अंदर एक एलिमेंट ए ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। और दूसरी बात, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि बी की इमेज टू आ रही है और बी की इमेज फोर आ रही है। इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा है बी जिसकी इमेज यूनिक नहीं है। सो दोनों कंडीशंस फेल हो रही हैं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, ए बी सी और डी, वन टू थ्री एंड फोर। सो ए की इमेज थ्री आ रही है, बी की इमेज टू आ रही है, सी की इमेज वन आ रही है और डी की इमेज थ्री आ रही है। तो ये भी फंक्शन आपके पास ऑलरेडी है। क्यों है? डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज है हमारे पास, और कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसकी दो इमेजेस हो। यानी सेट पी के अंदर और सेट क्यू के अंदर, टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी डबल इमेज हो, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना हो। जैसे इस एग्जांपल में, तो एग्जांपल नंबर थ्री में, तो एग्जांपल नंबर थ्री में एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज नहीं थी, तो ये फंक्शन नहीं था। तो ये वाले एग्जांपल वन जो है ये भी आपके पास फंक्शन है, पी से क्यू टू भी फंक्शन है और फोर भी फंक्शन है, लेकिन थ्री वाले एग्जांपल जो है वो फंक्शन नहीं है। सो अब मूव करते हैं अपनी टाइप्स के ऊपर। अच्छा, इसमें कुछ बातें मैं समझा दूँ। ये रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट। सो डोमेन के एलिमेंट जो पहला वाला सेट होगा पी, पी जो एलिमेंट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ए बी और सी और डी, ये सेट कहलाएगा डोमेन। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, क्योंकि ये सेट ऑफ इनपुट है। और रेंज सेट क्या आएगा, जो आउटपुट आ रहा है। अब अगर फर्स्ट कर लेते हैं, बात करते हैं हम सेट एग्जाम्पल नंबर वन की। जो हमने एग्जाम्पल नंबर वन डिफाइन करी है इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें रेंज सेट क्या बनेगा, इसमें रेंज सेट बनेगा टू थ्री एंड टू। जो आपके आंसर आ रहे हैं वो टू थ्री और फोर आ रहे हैं, जबकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा भी है जो कि वन है और जो किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास रेंज सेट में शामिल नहीं है, वो ये आंसर नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, पूरा सेट बी आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेट क्यों दिया हुआ है कि बी नहीं दिया हुआ, ई से क्यों को मैप करा रहा है। तो पूरा सेट क्यों जो होगा वो आपकी कोडोमेन कहलाएगी। और कोडोमेन रेंज सेट जो होगा हमेशा वो सबसेट होगा, हमेशा कोडोमेन का। कोडोमेन आपका ये सेट बी या सेट क्यू जो भी बाद में लिखा हुआ है जिस पर मैपिंग कर रहे हैं, वो पूरा सेट आपका कोडोमेन कहलाएगा। इसका सबसेट हमेशा रेंज रेंज के इक्वल होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा सेट बन जाता है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर आपके पास जो सेट क्यू है उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस मौजूद है। तो रेंज सेट जो होगा वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल। सो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे मूव करते हैं, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा चेक करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके क्वेश्चन जो है उसको अप्रिशिएट करिए। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है। सो व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन? एंड इंजेक्टिव फंक्शन, injection of one-to-one function is a function that maps distinct elements of its domain to distinct elements of its range.
और कोडोमेन। एग्जाम्पल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो जाएगी। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी और सी और डी, यानी कि जो स्टूडेंट आपके पास पहला वाला है इसको हमने ए बोल देते हैं। ये सेट ए है आपके पास और ये सेट बी है। तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 और 4 है। सो ए मैप कर रहा है 4 पे, बी मैप हो रहा है 2 पे, सी मैप हो रहा है 2 पे और डी मैप हो रहा है 3 पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास देखिए डेफिनेशन में ये बताया गया है कि डोमेन सेट की एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी। यानी एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज 4 आ गई तो किसी और एलिमेंट की इमेज 4 नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी की इमेज जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है और सी की इमेज भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट डोमेन सेट के अंदर ऐसे हैं जिनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। इसको 1 to 1 और इंजेक्शन नहीं बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ए आपके पास अगेन ए बी सी डी है और सेट बी आपके पास बेसिकली है 1 2 3 एंड 4। सो ए मैप कर रहा है 4 पे, बी मैप कर रहा है 1 पे, सी मैप कर रहा है 2 पे, डी मैप कर रहा है 3 पे। सो ये फंक्शन जो है आपके पास ये इंजेक्टिव है, ये 1 to 1 है। क्यों है? बिकॉज ए की इमेज 4 आ रही है, किसी भी एलिमेंट की इमेज दोबारा 4 नहीं आ रही है। बी की इमेज 1 आ रही है तो 1 किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं है। सी की इमेज जो है 2 पे है तो कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज दोबारा 2 आ जाए। डी की इमेज 3 है। तो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है ऑन टू फंक्शन। सो व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन, ऑन टू फंक्शन could be explained by considering two sets, set A and set B, which consist of elements. If for every element of B, there is at least one or more than one element matching with A, then the function is known as onto function. और onto का दूसरा नाम होता है surjective function. So surjective function भी कहते हैं onto function। सो एग्जाम्पल से आपको बात अच्छी वाज़ेह हो जाएगी। इसमें ये कह रहे हैं कि हम सेट ए को नहीं देखेंगे, सेट बी को देखेंगे। जो पहला वाला सेट है उसको नहीं देखेंगे बल्कि हम दूसरे वाले सेट को देखेंगे। 1 to 1 फंक्शन में और फंक्शन की डेफिनेशन में हमने सेट ए को देखेंगे। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम सेट बी के अंदर एलिमेंट्स को देखेंगे कि आपके पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स लाजमी तौर पे किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। So, फॉर एग्जाम्पल बी की इमेज 2 है, ए की इमेज सी की इमेज 1 है और ए की इमेज 3 है और डी ए की इमेज 4 है सॉरी और डी की इमेज 3 है। सो ये फंक्शन आपका ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी की इमेज है। सेट बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज है। और दूसरी बात अगर आप देखा जाए तो रेंज सेट लाजमी तौर पे कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल है तो आपके पास जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट ए बी सी डी है। एक सेट बी है आपके पास, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। सो ए की बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 1 है, डी की इमेज 3 है और ए की इमेज नहीं है, एक ही इमेज नहीं है। अब ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके एलिमेंट ए ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है। फर्ज कर लेते हैं कि ए की इमेज 3 है, तो अब ये इमेज बनाने से ये फंक्शन बन गया। लेकिन ये फंक्शन जो आपका बना है ये फंक्शन आपका बाउंड्री फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है और रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो रेंज ऑफ कोडोमेन जब इक्वल नहीं है तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं।
bijective function. So this is not a bijective function because it is not an onto function. So next हमारा जो है वो basically क्या है, composition of function है. So what actually composition of function is, let f equal to b, यानी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है f a से b को, और दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया है g b to c. तो इसमें बेसिकली आपके पास दो फंक्शन होंगे. Then the composition function f and g denoted by g composition f is defined as the function g composition f a to c, given by g composition f of x is equal to g of f of x for all x belongs to a, and g of f of x belongs to c. So आपके पास एक साइड है a, एक साइड है b और एक साइड है c. अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आएगी. कैसे समझ में आएगी, इस तरीके से समझ में आएगी. ये आपके पास ये सेट ए है, पहला वाला सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी है. पहला जो फंक्शन है एफ वो ए से मैप कर रहा है बी के लिए, यानी ये जो फंक्शन है ये आपके पास एफ एफ एक्स है. ठीक है, ये एफ एफ एक्स, ये वाला फंक्शन एफ है और ये वाला फंक्शन आपके पास जी. तो ए मैप कर रहा है बी पे, ये एफ से रिलेट हो रहा है, और बी मैप कर रहा है सी से, तो ये जी से रिलेट हो रहा है. तो जो पहले वाले जो फंक्शन होगा इसमें डोमेन के एलिमेंट एक्स होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स. ये किसमें आएगा, बी में आएगा. अब बी वाला जो मैप कर रहा है वो सी से मैप कर रहा है बाय फंक्शन जी. तो जी से मैप जब करेगा तो इसके अंदर डोमेन के एलिमेंट जो होंगे वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, यानी ये डोमेन है किसके लिए, जी के लिए, और ये रेंजेस के लिए. तो अब आपके पास क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से सी को रिलेट करेंगे तो क्या कहलाएगा, जी कॉम्पोजिशन एफ. तो जी कॉम्पोजिशन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्स डोमेन के एलिमेंट है और डायरेक्टली आपके पास आंसर आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा. एफ ऑफ एक्स एलिमेंट किसके, बी के. तो हमने दो फंक्शंस को रिलेट करा दिया किसी से, और जो एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट. तो इस तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं. इसके तरीके का एक और भी है. अगर आप कह रहे हैं कि एफ कंपोजिशन जी, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अभी तो हमने मैप कराया ना ए से सी पे, अब ये सी से ए पे हो जाएगा. सी से ए पे जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, एफ कंपोजिशन जी आएगा. तो इस तरीके से आप, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं. सो नेक्स्ट आपके पास कंपोजिशन और फंक्शन के एग्जांपल है. एक एग्जांपल हम आज सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ हम एक्सरसाइज के इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हाउ टू सॉल्व द गिवन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो फर्स्ट स्टेप वन क्या होगा, फर्स्ट राइटिंग द गिवन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में डिपेंड है. तो फर्स्ट आपके पास कंसीडर कर लेते हैं दो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स जो जी एक्स के इक्वल है. तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ कंपोजिशन जी, जैसे लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स जो है इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. सो स्टेप टू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करनी होगी आपको. तो पहली वाली जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू. ठीक है, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स दैट इज देयर इन द आउटसाइड फंक्शन विद द इनसाइड फंक्शन by taking the individual functions as a reference. तो कैसे होगा, that means f function g of x is equal to f of 3x. कैसे हुआ ये, सिंस g of x आपके पास 3x के बराबर है, तो बाहर हमने आउटसाइड लिखा है, बता रहे ये है कि वर्डिंग में लिखा है आपके पास x बाहर आ गया, ये x आ गया. तो आपके पास पहला क्या बन जाएगा, f ऑफ g of x. सो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x है, तो यहाँ पे 3x आ गया.
तो ये बन गया एफ ऑफ थ्री एक्स, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू थ्री एक्स के ऊपर है। स्टेप थ्री क्या होगा, फाइनली आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है एक्स स्क्वायर के। अब एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे थ्री एक्स। तो एफ कन्वोल्यूशन वी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ थ्री एक्स फिर आपके पास थ्री एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर जो है वो एफ वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर जो आपके पास एफ आ रहा है, ये आपके पास एक्स, सॉरी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया थ्री एक्स। सो यहाँ पे थ्री एक्स आ जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर। सो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होमवर्क के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें फाइंड करें कि कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन ऑफ एफ आपने खुद से फाइंड करें। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वोल्यूशन और फंक्शन की एग्जाम्पल जो है ये समझ में आई होगी। मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा, उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आप लोगों प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपको इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।